Assalamu alaikum dear students, hope you are doing good. I Dr. Asim Mahmood welcome you to the YouTube lecture series of the Learners Academy. तो आज हम एक बहुत बड़ा टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसका नाम है सेल साइकिल। सेल साइकिल हमारी जो सेकेंड ईयर एफएससी की इंटरमीडिएट की किताब है उसका चैप्टर नंबर 7 है, एज यू ऑल नो। तो ये जो लेक्चर मैं यहाँ पर डिलीवर करने वाला हूँ ये मैं सिंध बोर्ड की जो किताब है उसके हिसाब से डिलीवर करने वाला हूँ। बाकी फेडरल बोर्ड वाले, पंजाब बोर्ड वाले, केपी वाले, बलूचिस्तान वाले वो अपनी टेक्स्ट बुक के हिसाब से इसको जो है वो देख लें कि वो उनका कौन सा चैप्टर है। तो हमारे पास जो सिंध बोर्ड वाली बुक है उसमें सेल साइकिल इस चैप्टर नंबर 7 ऑफ आवर सेकेंड ईयर बायोलॉजी टेक्स्ट बुक। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेल साइकिल को हमने बहुत ध्यान से स्टडी करना है, बहुत ध्यान से समझना है। उसकी वजह ये है कि जब हम सेल साइकिल को देखेंगे तो हमें ये बात पता लगती है कि सेल साइकिल सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट लेवल पे ही इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑब्वियसली इसकी शॉर्ट एसेज, एमसीक्यूज़, लॉन्ग एसेज एग्जाम में बहुत आते हैं। बट आप में से जो लोग मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, डेंटल कॉलेज में जाएंगे, फिजियोथेरेपी कॉलेज में जाएंगे, वहाँ पर आप एम्ब्रियोलॉजी में, हिस्टोलॉजी में, फिजियोलॉजी में, पैथोलॉजी में बहुत सारी जगहों पर जो है वो उसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ध्यान से इसको समझना है और उसको पढ़ना है। तो आइए मैं आज आपके साथ शुरू करता हूँ सेल साइकिल। बेसिकली सेल साइकिल है क्या? सेल साइकिल इज ए साइक्लिक प्रोसेस, एज यू कैन सी इसके नेम थे कि इट्स ए सेल साइकिल। तो इट्स ए साइक्लिक प्रोसेस, बार बार होगा, बार बार होगा, बार बार होगा, बार बार होगा, चलता जाएगा। तो इट्स ए साइक्लिक प्रोसेस इन विच cells divide themselves to form new cells। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो सेल हैं वो डिवाइड हों और डिवाइड होकर नए सेल बनाएं। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं किसका? सेल साइकिल का। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने समझना है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी भी हम साथ साथ देखते जाएंगे। याद रहे, जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, जो सेल डिवाइड हो रहे होते हैं, तो डिवाइडिंग सेल्स मदर सेल कहलाते हैं। एंड यू कैन गेस कि माँ बेटी से ही बनेगी। तो जो नए सेल बनेंगे अल्टीमेटली उन्होंने भी जाके डिवाइड होना होगा। तो मदर सेल जब नए नए बने होते हैं, जो फॉर्म्ड सेल्स होते हैं, जो बने होते हैं इस प्रोसेस के नतीजे में, वो डॉटर सेल्स कहलाते हैं। चूँकि रिप्रोडक्शन का ताल्लुक जो है वो एक्सक्लूसिवली फीमेल बॉडी के साथ है। फीमेल बॉडी के अंदर रिप्रोडक्शन ज़्यादा होती है और रिप्रोडक्शन होती है हर्माफ्रोडाइट्स की एक एक्सेप्शन में हम समझ सकते हैं। बाल नेचुरली नॉर्मली जो वे है वो ये है कि मदर की फीमेल की बॉडी ही रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होती है। शायद इसीलिए जो टर्मिनोलॉजी थी उन्होंने इसको मदर सेल का और डॉटर सेल का नाम दिया। कभी कभी डिवाइडिंग सेल्स को आप याद रखिएगा मदर सेल की तरह जगह पेरेंट सेल भी कहते हैं। तो बात एक ही है, माँ भी पेरेंट ही होती है। अच्छा, अब जब हम सेल साइकिल को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि जो सेल साइकिल है ये, अब हमारे जहन में एक सवाल आना चाहिए कि सेल डिवाइड होते क्यों हैं। उन्होंने अपना नंबर बढ़ाना है और बहुत सारे काम करने हैं, वो हम पढ़ेंगे जब हम एडवांटेजेस पढ़ेंगे माइटोसिस और मियोसिस के, वो अपनी जगह पर है। बट वो क्या चीज़ है जो सेल्स को मजबूर करती है कि वो डिवाइड करें? तो आप एक चीज़ हमेशा के लिए याद कर लीजिए और समझ लीजिए कि वो चीज़ जो सेल को मजबूर करती है डिवाइड होने के लिए वो है न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशो। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि सेल्स डिवाइड टू मेंटेन न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशो। अब इमीडिएटली आप मेरे से सवाल पूछेंगे कि सर ये न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशो को मेंटेन करने से मुराद क्या है? और ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है और जब मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को तो बच्चे मेरे से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। देखिए होता क्या है, हमें ये बात पता है कि जो न्यूक्लियस है इट्स ए कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, ये हम सब जानते हैं। अब न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म की एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है जिसको कंट्रोल कर सकता है। अगर साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी उस स्पेसिफिक क्वांटिटी से ज़्यादा होने लगे तो सेल्स इमीडिएटली डिवाइड होते हैं और दो छोटे डॉटर सेल जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे आप समझिए कि ये एक ऐसा बादशाह है जो एक ऐसे शहर को कंट्रोल कर सकता है जिसकी आबादी 1 लाख है, लेट्स सपोज।
अगर उस शहर की आबादी 1 लाख से ज़्यादा होने लगेगी तो वो बादशाह फ़ौरन क्या करेगा, वो बादशाह फ़ौरन से अपने उस शहर को 2 हिस्सों में डिवाइड करेगा और उन 2 हिस्सों के 2 नए बादशाह आ जाएंगे जो उन शहरों को संभालने लगेंगे। तो ये बिल्कुल इस तरह से है। तो सेल्स जो है वो डिवाइड होते हैं ताकि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशो है, जो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म को इन्फ्लुएंस कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, वो मेंटेन रहे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने ध्यान में रखनी है। बाकी तो जो इसके एडवांटेजेस हैं और जो इससे बेनिफिट होते हैं वो अपनी जगह हैं, बट ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपने अपने ध्यान में रखना है और भूलना नहीं। अच्छा, अब जब हम सेल साइकिल को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि सेल साइकिल जो है वो बेसिकली 2 फेजेस में डिवाइडेड है। तो प्रोसेस ऑफ सेल साइकिल is divided into 2 phases। और आपको अच्छी तरह मालूम हो 2 फेजेस कौन से हैं, अभी हम उसकी डायग्राम बना के बिल्कुल समझते हैं। उनमें से जो पहला फेज है उसको हम माइटोटिक फेज या एम फेज भी कहते हैं, और जो दूसरा फेज है उसको हम इंटरफेज कहते हैं। अच्छा, अब आपको एक बात अच्छी तरह से मालूम है क्योंकि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। आप साइंस के स्टूडेंट और आपको ये बात पता होता है कि साइक्लिक प्रोसेस जो होता है ना, उनका कोई स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, दे जस्ट लाइक साइकिल। तो आप पहिए को ये नहीं कह सकते कि पहिया यहाँ से शुरू हुआ या यहाँ ख़त्म हुआ। हमने अपने समझने के लिए इसको इस तरह से डिवाइड किया हुआ है। अब अगर इसकी मैं एक डायग्राम आप लोगों के सामने बना के आपके साथ शेयर करूँ तो ये कैसे बनेगी, देखिए ऐसे बनेगी। हमारे पास एम फेज़ होगा, एम फेज़ के बाद हमारे पास एक फेज़ होता है, इसको हम कहते हैं G1 फेज़। G1 फेज़ के बाद वी हैव अनदर फेज़ विच इज़ कॉल्ड S फेज़, and then we have another phase is called G2 phase, and then again we have M phase। अच्छा, जब आप ये डायग्राम देखेंगे तो आप बोलेंगे कि यार सर ने अभी तो बताया था कि इसके सिर्फ 2 फेजेज़ हैं, बट जब ये डायग्राम सर ने बनाई है तो सर ने यहाँ 4 फेजेज़ बनाए। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है बच्चों, और अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है कि G1 फेज़ से लेकर और G2 फेज़ तक का ये जो पूरा पार्ट है, यानी G1 फेज़, S फेज़ और G2 फेज़, ये टोटल जो है वो इंटरफेस कहलाता है। तो इंटरफेस को हमने फर्दर समझने के लिए वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। इसी तरह जब हम माइटोटिक फेज़ को देखेंगे तो माइटोटिक फेज़ को भी हमने समझने के लिए 4 फेज़ में डिवाइड किया हुआ है। वो जब हम माइटोटिक फेज़ की बात करेंगे तो हम डिटेल में उसकी बात करने वाले हैं, हम देखेंगे वो कौन कौन से फेज़ हैं। अच्छा, जब इस डायग्राम को आप और मैं देख रहे हैं तो हमें एक बात इमीडिएट समझ में आ रही है, और वो ये समझ में आ रही है कि जो सेल साइकिल का मेजॉरिटी जो पोर्शन है इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय इंटरफेस। और मैं आपको बताऊं कि कुछ अथॉरिटीज़ हैं जो ये क्लेम करती हैं कि सेल साइकिल का 80 to 90% इज़ ऑक्यूपाइड बाय इंटरफेस। तो इंटरफेस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम इसकी बहुत डिटेल में बात करेंगे, और बाकी जो रिमेनिंग 10 या 20% होगा दैट वुड बी कवर्ड बाय आवर माइटोटिक फेज। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंटरफेस के बारे में बहुत डिटेल में। तो आइए हम लोग जो है वो इंटरफेस को समझना शुरू करते हैं कि इंटरफेस क्या है। और जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ और आपने याद रखना है कि ये जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो समझना है और काबू करना है, क्योंकि ये आपको आगे भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो आइए मैं आपके साथ इंटरफेस का प्रोसेस शुरू करता हूँ। अच्छा, अब देखिए इंटरफेस, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एज स्टूडेंट ऑफ साइंस आपको पता होगा कि जो वर्ड इंटर हम साइंस में इस्तेमाल करते हैं बेसिकली इट्स फॉर बिटवीन, है ना। जैसे हम कहते हैं इंटरकॉस्टल स्पेसिस, द स्पेसिस बिटवीन रिब्स। तो बिल्कुल उस तरीके से जो इंटर का जो वर्ड है ये हमारे पास बिटवीन के लिए इस्तेमाल होता है। तो इंटरफेज एक ऐसी फेज जो किसी के दरमियान में है। किसके दरमियान में? अभी डायग्राम में भी आपने देखा और यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, एक ऐसा फेज जो 2 डिविजन्स के 2 माइटोटिक फेज के दरमियान हो, ठीक है, दैट वर्ड इज कॉल्ड इंटरफेज। अच्छा, बहुत मजे की बात यह है कि बड़ी मिसकंसेप्शन लोगों को किसी ज़माने में इसके मुतालिक थी, शायद अब भी कुछ लोगों को हो। लोग किसी ज़माने में, आजकल तो नहीं, तो प्रीवियसली इट वॉज कंसिडर्ड एज रेस्टिंग फेज। यानी एक ज़माना था जब लोग समझते थे कि जो इंटरफेज है ये एक रेस्टिंग फेज है, एक ऐसी फेज है जिसमें सेल आराम से बैठा है, मज़े कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा, डिवाइड नहीं कर रहा। तो बाद में जब रिसर्च हुई तो हमें पता लगा कि असल में जो सेल का बहुत डायनेमिक फेज है वो हमारा इंटरफेज है। तो अब हमें पता लगा
कि इंटरफेज इज नॉट अ रेस्टिंग फेज. नाउ इट इज नोन दैट it is not a resting phase. Instead, it is a very dynamic phase. ये एक बहुत ही डायनामिक फेज है और ये रेस्टिंग फेज नहीं है. बहुत सारे काम होते हैं जो सेल यहाँ पे कर रहे होते हैं. अच्छा, अब आपने बात सुनी होगी, सेल वाले चैप्टर आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर, तो आपने पढ़ा होगी सेल की डेफिनेशन कि सेल आर दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी सेल आर दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तो आपने बात ध्यान में रखनी है कि सेल अपने जितनी भी फंक्शनल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं वो सब की सब इंटरफेज में परफॉर्म करते हैं. से फॉर एग्जांपल अगर हम एनिमल सेल की बात करें, एनिमल सेल अगर से एनर्जी जनरेशन कर रहा है इंटरफेज में कर रहा होगा, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है इंटरफेज में कर रहा होगा, कोई और मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर रहा है इंटरफेज में कर रहा होगा, एंजाइम बना रहा है इंटरफेज में बना रहा होगा. इस तरीके से हम चले जाएँ प्लांट सेल की तरफ, तो प्लांट सेल अगर एनर्जी जनरेशन कर रहे हैं इंटरफेज में कर रहे होंगे, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं इंटरफेज में कर रहे होंगे. तो बेसिकली ये एक बहुत डायनेमिक फेज है. तो अ फेज इन विच प्लांट सेल्स या प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, और आपने इसको सिर्फ प्लांट या एनिमल सेल पे सिर्फ नहीं कंसीडर करना है, सारे के सारे सेल्स को उसमें ध्यान में रखना है. एनिमल सेल्स परफॉर्म देयर एक्टिविटीज. अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान में रखनी है और हमें सोचनी है और हमें भूलनी नहीं है, वो ये है कि अगर कभी भी कोई आपसे पूछे कि सेल डिवीजन का पहला स्टेप क्या है, तो कुछ लोग कहते हैं इंटरफेज है, कुछ लोग कहते हैं माइटोटिक फेज है, कुछ लोग कहते हैं प्रोफेज है, कुछ लोग कहते हैं ये है, कुछ लोग कहते हैं वो है. आपने एज स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी बात ध्यान में रखनी है कि सेल डिवीजन का जो पहला स्टेप होता है, यानी वो इवेंट जिसके बगैर सेल डिवाइड नहीं हो सकते, वो एक ही है और वो है डीएनए रेप्लिकेशन. तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ कि फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल डिवीजन इज डीएनए रेप्लिकेशन. तो जो फर्स्ट स्टेप होगी सेल डिवीजन की, फर्स्ट स्टेप आप याद कर लीजिए वो डीएनए रेप्लिकेशन है. डीएनए रेप्लिकेशन के बगैर सेल डिवाइड नहीं हो सकते. ऑब्वियसली एक्सेप्शन हो सकती हैं. जब हम मियोसिस पढ़ेंगे तो हम देखेंगे मियोसिस में इसमें एक बहुत ज़बरदस्त एक्सेप्शन है, मगर नॉर्मली जब तक सेल डिवाइड नहीं होते जब तक उनका डीएनए रेप्लिकेट ना हो. तो इंटरफेज इज ऑल अबाउट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. तो इन इंटरफेज cells replicate their DNA molecule. बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है और उसको आपने ध्यान में रखना है. अब चूंकि इंटरफेज में डीएनए मॉलिक्यूल ने रेप्लिकेट होना है, तो इंटरफेज में बहुत सारे जो इवेंट होते हैं दे आर रिलेटेड टू द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. यानी या तो डीएनए रेप्लिकेशन की तैयारी हो रही होगी, या डीएनए रेप्लिकेट हो रहा होगा, या अगर डीएनए रेप्लिकेट हो गया तो पोस्ट रेप्लिकेशन इवेंट्स हो रहे होंगे जो सेल को डिवीजन की तरफ लेके जाएंगे. एक और बात आपने ध्यान में रखनी है कि अगर एक दफ़ा डीएनए रेप्लिकेट कर गया सेल का, तो कोई वजह नहीं है कि वो रेप्लिकेट ना, वो डिवाइड ना करे. तो अगर डीएनए रेप्लिकेट हो गया तो सेल डिवीजन ज़रूर 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 होगी. ये बात आपने याद रखनी है और भूलनी नहीं. तो आइए अब हम ज़रा एक बात करते हैं इवेंट्स ऑफ इंटरफेस की. अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि इंटरफेस में इवेंट क्या क्या होते हैं. तो आइए ज़रा एक करके देखते हैं. तो हम बात कर रहे हैं सब फेजेज ऑफ इंटरफेस की. इंटरफेस को समझने के लिए हमने 3 सब फेज में डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि आपने उस डायग्राम में देखा था. उसमें से जो पहली फेज है इट इज़ कॉल्ड G1 फेज. अब आपने याद रखना है यहाँ पर जो G है फॉर गैप, यानी गैप वन फेज, यानी दो माइटोटिक डिवीजन्स के बीच में जो इंटरफेज है गैप है, ये उस गैप का पहला फेज है. तो गैप वन फेज. अब G1 फेज के अंदर क्या होता है? G1 फेज के अंदर जो सेल्स होते हैं, सेल्स परफॉर्म देयर यूजुअल एक्टिविटीज. तो जो सेल्स हैं वो अपनी यूजुअल एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं. जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया,
रेस्पायर कर रहे होंगे, मेटाबॉलिज्म कर रहे होंगे, एनर्जी जनरेशन कर रहे होंगे, फोटोसिंथेसिस हो रही होगी, वगैरह वगैरह। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पर सेल्स ग्रो भी कर रहे होंगे, तो सेल्स ग्रो, दे ग्रो एज वेल। अच्छा, उसके साथ साथ मैंने अभी आपको समझाया कि जो इंटरफेस है बेसिकली इट इज लिंक टू द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर डीएनए की रेप्लिकेशन के भी लवाजमात जो है वो तैयार किए जा रहे होंगे। तो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स एक्यूमुलेशन हो रही होगी, तो न्यूक्लियोटाइड एक्यूमुलेशन। अब ये सवाल ध्यान में आ सकता है, भाई न्यूक्लियोटाइड जमा करने की ज़रूरत क्या है? आपको मालूम है कि डीएनए इटसेल्फ इज न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे तो डीएनए या आरएनए मॉलिक्यूल बनेंगे। तो हमें न्यूक्लियोटाइड जमा करने हैं। अब सिर्फ न्यूक्लियोटाइड जमा करने से हमारा काम नहीं बनेगा, हमें वो एंजाइम भी चाहिए जो इस डीएनए को रेप्लिकेट करवाने में हमारी हेल्प करें। एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर डीएनए replication are accumulated. Now DNA replication is a metabolic process and to run metabolism living organisms need enzyme. तो हमें यहाँ कुछ एंजाइम चाहिए होंगे। अब हमारी जो सिंथ टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब है उसमें इस चैप्टर के साथ कुछ एंजाइम के नाम नहीं लिखे, मैं ऐसे कुछ 2-3 नाम आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है जो डीएनए रेप्लिकेट होता है वो पहले से जो डीएनए मौजूद होता है उसी के ऊपर रेप्लिकेट होता है। तो जो एग्जिस्टिंग डीएनए का मॉलिक्यूल है उसके हेलिक्स को खोलने के लिए वी नीड डीएनए हेलिकेज। उसके साथ साथ नए न्यूक्लियोटाइड अनजिप्ड स्ट्रैंड्स के ऊपर लगाने के लिए वी नीड डीएनए पॉलीमरेज। फिर जो वहाँ पर न्यूक्लियोटाइड जाके अटैच हो रहे हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए वी नीड डीएनए लाइगेज। इसी तरीके से जब आप देखेंगे तो डीएनए रेप्लिकेशन की 2 स्ट्रैंड होती हैं, वो आप लैगिंग स्ट्रैंड एंड लीडिंग स्ट्रैंड। वो जब आप पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन कभी डिटेल में तो समझ में आएगा। तो हमें इसके अंदर आरएनए के प्राइमर्स बनाने होते हैं, तो आरएनए प्राइमेज भी चाहिए होता है और भी चीज़ें चाहिए होती हैं। बट हमारे ये जो इंटरमीडिएट का लेवल है उस पर ये 2-3 एंजाइम से हमारा काम चल जाएगा। अच्छा, अब देखें अब क्या हुआ, हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर डीएनए को रेप्लिकेट करने के तमाम लवाजमात जमा कर लिए ना। तो अब हमें डीएनए रेप्लिकेट करना है। तो अब हमारी दूसरी फेज़ आ जाएगी जिसका नाम है एस फेज़। अब देखें इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एस यहाँ पर सिंथेसिस से लिया गया है और आपको पता है सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन, फॉर्मेशन। तो यहाँ पर रेप्लिकेशन होगी डीएनए की, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस। अब आपने ये बात अच्छी तरह से याद रखनी है कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इट्स अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट इवेंट। एक दफ़ा अगर डीएनए रेप्लिकेट हो गया तो सेल डिवाइड होगा ही होगा। यानी ऐसा हो सकता है कि हमारे पास जो सेल हैं वो रेप्लिकेट ना हो क्योंकि उनके डीएनए रेप्लिकेट नहीं हुए होते। बट हमें ये बात जहन में रखनी है, याद रखनी है, बिल्कुल नहीं भूलनी है कि अगर एक दफ़ा हमारा डीएनए रेप्लिकेट हो गया तो फिर सेल डिवीज़न लाजमी होगी। सेल डिवीज़न के रुकने का कोई चांस नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब जब एस फेज़ हमारी कंप्लीट हो गई, डीएनए हमारा रेप्लिकेट हो गया, तो इमीडिएटली सेल्स एंटर हो जाते हैं इंटरफेस के तीसरे फेज़ में जिसको हम नाम देते हैं G2 फेज़ का। और अब आप समझ रहे हैं कि जब आपने G1 में अगेन G फॉर गैप है तो ये सेकंड गैप है। और यहाँ पे क्या होता है, सेल्स ग्रो फॉर डिवीजन। सेल अपने आप को ग्रो करते हैं क्योंकि सिग्नल हो गया है, डीएनए रेप्लिकेट हो गया, अब सेल ने डिवाइड होना है। तो सेल्स ग्रो फॉर डिवीजन, सेल्स डबल देयर ऑर्गेनेल्स। सेल जो अपने ऑर्गेनेल्स हैं उनको डबल करेंगे। और याद कर लें स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया को। और अब आप समझ रहे होंगे माइटोकॉन्ड्रिया क्यों, क्योंकि सेल डिवीजन इज ए डायनेमिक प्रोसेस और एक एक्टिव प्रोसेस है। और एक्टिव प्रोसेस को चलाने के लिए हमें बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है। उस एनर्जी के लिए हमें माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत होगी। तो ये हमारा एक नॉर्मल जो है वो सारा का सारा इवेंट डिस्क्रिप्शन हो गई है इंटरफेस की। अब हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ की जिसको हम नाम देते हैं G0 फेज़ का। तो इसको मैं अलग से लिखता हूँ, फिर हम डायग्राम बना के इसको फिट करते हैं कि ये कहाँ फिट होगा। G0 फेज़ बेसिकली एक ऐसी फेज़ है जहाँ पर सेल्स मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होते हैं बट वो डिवाइड नहीं कर रहे होते।
a stage in which cells metabolically active but do not divide. आपको ये पूछेगा कि भाई जब ये मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं तो ये डिवाइड क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका जो जवाब है बेटा वो ये है कि आमतौर पे ये वो सेल्स होते हैं जिनको किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से डिवीजन में जो है वो प्रॉब्लम हो रही होती है. मिसाल के तौर पे न्यूट्रिशंस जो है वो कम हो जाए सेल्स के पास. अब सेल डिवीजन एक प्रोसेस है, नया सेल बनाना है, आपको उसके लिए न्यूट्रिएंट चाहिए, एनर्जी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए. तो अगर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो सेल डिवाइड नहीं होंगे. इस तरीके से अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाए, कोई टेम्परेचर का इशू हो जाए, कोई पीएच का इशू हो जाए, तो इस तरह ये सेल जो है वो डिवीजन करना जो है वो रोक देते हैं. बंद नहीं करते, रोकते हैं फॉर अ टाइम में. यूजुअली ड्यू टू इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप याद रखेंगे वो क्या कि ये सेल्स दे आर फुल्ली केपेबल ऑफ डिवीजन. अगर इनकी एक्सटर्नल जो इन्फ्लुएंसेस थे वो जैसे ही रिजॉल्व होंगे, ख़त्म होंगे, या इंटरनल भी हो सकते हैं क्योंकि इन्वायरमेंट इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है, तो ये सेल दोबारा जो है वो केपेबल हैं और ये डिवाइड हो सकते हैं. अब इन द एंड हम लोग क्या करते हैं, इस साइकिल को बनाते हैं, उसको समझते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है. तो द लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो हमारी सिलसिला शुरू हुआ G1 फेज से. आपको अब याद हो गया होगा कि G1 फेज में सेल के पास एक डीएनए का मॉलिक्यूल होता है. इसके अंदर वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है और साथ साथ डीएनए को रेप्लिकेट करने वाले सब्सटेंसेस को जमा कर रहा होता है. उसके बाद ये जब सारा काम कर चुका होता है तो ये चला जाता है हमारी एस फेज़ में, और जैसे ही एस फेज़ में जाता है इसका डीएनए रेप्लिकेट होता है. अब डीएनए इसके पास एक नहीं है, अब डीएनए इसके पास 2 है. उसके बाद ये चला जाएगा हमारा G2 फेज़ के अंदर. यहाँ पर भी इसके पास डीएनए मॉलिक्यूल है वो एक नहीं है, यहाँ पर भी इसके पास डीएनए मॉलिक्यूल 2 है. उसके बाद ये जाएगा एम फेज़ में, और एम फेज़ में आपको पता है एक जो डॉटर सेल था उससे 2 जो है वो सेल बन जाएंगे. तो एक सेल ये बन गया, दूसरा सेल ये बन गया, एक डीएनए इधर चला गया और दूसरा डीएनए इधर चला गया. अब ये दोनों सेल फिर वापस कहाँ एंटर हो जाएंगे, G1 फेज़ के अंदर, और ये साइकिल इस तरह से चलने लगेगी. अच्छा, फिर G0 फेज़ को हम लोग कहाँ फिट करेंगे, याद कर लीजिए. G0 फेज़ फिट होगी हमारी G1 फेज़ के बाद, यानी जो सेल G0 फेज़ में गया है वो G1 फेज़ में ऑलरेडी जाके आ चुका हुआ है, तो ये सारे मटेरियल उसके बाद जमा हो गए हुए. तो अगर इस सेल को कभी डिवाइड सिग्नल मिलेगा तो ये वापस G1 फेज़ में जाने के बजाय सीधा एस फेज़ में चला जाएगा एंड इट स्टार्ट डिवाइडिंग. तो बेटा दिस इज़ ऑल अबाउट इंटरफेस. तो इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर मैंने आपसे काफ़ी डिटेल इसकी बात की. तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और लेक्चर पसंद भी आया होगा. तो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट लेक्चर विच विल बी ऑन माइटोसिस इंशाल्लाह. तो सी यू सून इंशाल्लाह.